जो मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। और ठंडी बहुत पड़ रही है अभी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस ठंडे में टाइम भी मिल रहा होगा घर पे अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोबारा वेलकम है आप लोगों का पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज में। और मन लगा के आप लोग पढ़िए। हम लोग जो ये सीरीज चल रही है बायोटेक्नोलॉजी की, बीएससी वाले जो बच्चे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते हैं कि जो सीयूईटी या वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। तो इसमें जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का ये जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। और इसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ वो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ। बाकी मैम भी आप लोगों को जो सेल और बाकी चीजें उसको कवर कर रही हैं। अभी तक हम लोग देखे हैं कि जो जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स में हम लोग दो चीज देखे थे। एक तो क्या था, वेरिएशन था, और दूसरा क्या था, हेरेडिटी। ठीक है, तो वेरिएशन और हेरेडिटी दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स में देखते हैं। और फिर हम लोगों ने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था, ठीक है, कि जो जेनेटिक्स जो स्टार्ट होती है वो किस तरीके से होती है और फाइनली कहाँ तक पहुंचती है अभी तक। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ मॉडल्स देखे थे, मॉडल ऑर्गेनिज्म की, उसमें जेनेटिक्स में कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। और फिर हम लोग मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे कि मेंडल ने जो काम किया था किस तरीके से किया था। ठीक है, और बाद में उनके कामों को रीडिस्कवर कैसे किया गया था। फिर छोटे छोटे टर्म्स हम लोग देखे थे, ठीक है, जैसे एलिल्स देखे थे, क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे थे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक देखा था टेस्ट क्रॉस्ट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, बैक क्रॉस देखे थे। उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस देखे थे। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग देख लिए थे। अब आज वाला जो टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, इसमें हम लोग देखेंगे कि मेंडल के जो लॉ थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे। एक्चुअली जब मेंडल ने जो अपने जो कंक्लूजन्स निकाले थे ना, उसको हम लोग पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो अपने पॉस्टुलेट्स निकाले थे, ठीक है, पॉस्टुलेट्स, वो तीन थे। पहला जो था डोमिनेंस का, दूसरा था सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, और तीसरा जो था ना वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हम लोग देख कोशिश करेंगे पूरा कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से हम लोग देखेंगे। अगर बीच में लेक्चर लंबा होगा तो हम लोग बीच में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, बट देखो, जब मेंडल ने ये तीनों पोस्टुलेट्स दिए थे, तो इस पोस्टुलेट्स को दोबारा रीडिस्कवर किया गया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कि मेंडल के कामों को रीडिस्कवर किया गया था। तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। तो कोरेंस जी ने क्या किया कि इनके जो पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, उसमें से उन्होंने मेंडल के नाम पे ही कुछ लॉ दिए। ठीक है, तो जो मेंडल फर्स्ट लॉ था, मेंडल फर्स्ट लॉ, या एक तरीके से बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, वो क्या था, ये दूसरा वाला था पोस्टुलेट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जो था, उनको उन्होंने बोला कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ जो मेंडल था ना, इसको बोला गया था कि वो क्या है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब आप बोलोगे सर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी तो होता है। तो बाद में ये देखा गया ना कि डोमिनेंस को भी, उनका एक जो पोस्टुलेट है, उनको भी एक लॉ दिया जा सकता है, उसको भी बोल दिया गया, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, लेकिन ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को ना हम लोग कोई सीरियल नंबर नहीं दिए थे। जैसे हमने क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को हम ये नहीं बोलते हैं कि थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ या जीरो लॉ, कौन सा लॉ, ऐसा कुछ नहीं, इनको सिंपली बोल दिया गया कि ठीक है भाई, इसको भी हम एक बोल देते हैं कि ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जो है हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दें, फिर ये चीज, नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ जो मेंडल है वो सेग्रीगेशंस को बोला गया है। ठीक है, और जो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बोला गया है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे पता चली, ये चीजें कैसे पता चली, ठीक है। तो देखो, जो ये डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे ना, ये मेंडल ने कंक्लूड किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब आप लोग कहोगे कि सर अभी तो हमको सेग्रीगेशन वाला भी नहीं समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि आउटलाइन थोड़ा सा देख ले रहे हैं। आउटलाइन का मतलब हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर चीजें आपको क्लियर होगी। सेग्रीगेशन अभी हम डिटेल देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी बस ये समझो कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था वो एक्सप्लेन क्या करता है, एक इनका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और मेंडल फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था उसको भी कंक्लूड करता है, बताता है। ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वो जस्टिफाई किया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। ठीक है, आगे हम चल के देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। बस अभी आप अपने दिमाग में बस इतना बिठा लो, ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज जस्टिफाइड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है, एंड independent assortment law is actually justified by your dihybrid cross. And these two, this is the first Mendel law, and that is second Mendel law. But this is only law of, yeah, this is only Mendel law. ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, फिर मेंडल फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इन दोनों को किस तरीके से जस्टिफाई किया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको कैसे जस्टिफाई किया गया था डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। लेकिन इसको समझाने से पहले हम एक बार आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो एलील्स होते हैं, एलील्स, ठीक है, एलील्स क्या होता है, दो एलील्स होते हैं। तो दो एलील्स क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि हाइट, ठीक है, तो हाइट क्या होगी, एक तो टॉल होगी, दूसरा क्या होगी, डॉर्फ होगी। ठीक है, तो जो टॉल वाला है वो एक एलील होगा, ठीक है, और ड्वार्फ वाला जो होगा वो दूसरे एलील्स होंगे। क्लियर है, यानी कि दो एलील्स के थ्रू एक कैरेक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो दो एलील्स है ना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वन जीन, एक जीन। तो आज आज हम लोग जो एक जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये मान के चलो ना कि उनको दो एलील बोला गया था, टू एलील, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो आगे चल के ये भी देखेंगे कि अगर जीन में म्यूटेशन हो जा रहा है ना, तो वो दूसरा एलील बन जाएगा एक तरीके से। एनीवे, ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया ना। चलो, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ना कि डोमिनेंस वाला लॉ क्या है। तो डोमिनेंस वाला जो लॉ होता है, ठीक है, चलो यहाँ पे वो सेम चीज लिखिए जो मैंने आपको जस्टिफाई किया था। क्योंकि हम लोग बोले थे ना कि आप लोगों को हम लोग नोट्स भी देंगे, तो ये आप लोगों के नोट्स के लिए था, जो अभी चीजें मैंने जो बताई आप उसी को यह रिटेन फॉर्म में, कि आप लोग इस चीज को अच्छे से लिख सकें। तो एक बार इसको भी हम बता हाईलाइट कर दे रहे हैं कि मैंने क्या क्या बताया था। देखो, मेंडल ने कोई भी जेनेटिक प्रिंसिपल प्रपोज नहीं किया था। ठीक है, मेंडल हिमसेल्फ डू नॉट प्रपोज एनी जेनेटिक प्रिंसिपल और लॉ। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था, वो सिंपली एक
कंक्लूसिव थ्योरेटिकल रिमार्क्स दिए थे और स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन दिए थे कि उन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन किया था, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया। उन्होंने कभी लॉ नहीं दिया था, ये मैंने पहले ही बोल दिया। लॉ किसने दिया था? फोरेंस ने दिया था लेटर ऑन करके, ठीक है। तो फोरेंस ने जब 1901 में इनके तीनों जो चीजें थे उसको जब रीडिस्कवर किए, ठीक है, तो उन्होंने दो ला दिए। उन्होंने इनहेरिटेंस के दो ला दिए। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडल फर्स्ट लॉ, जो मैंने अभी बताया ऊपर को, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि चूंकि ये पहले डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको नाम ये दे दिया कि फर्स्ट लॉ। और जो दूसरा था उसको उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको बोला गया यह मेंडल का सेकेंड लॉ है। लेकिन जो मेंडल का एक पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, उसको बाद में बोला गया कि चलो ठीक है भाई, हम उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दे रहे हैं। उसका कोई क्या बोलते हैं कि सीरियल नंबर नहीं असाइन हुआ था। देखो ये सेम चीजें मैंने आपको बताई जो कि प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, ये रिटन फॉर्म में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो ये थे कि उन्होंने ई पे यूज किया था पाइसम सटाइवम, और राजमा जो कि फैसियोलस वल्गैरिस है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं ना कि द टर्म एलील्स या एलील उन्होंने यूज किया था। मेंडल ने क्या यूज किया था? एलील टर्म यूज किया था। फैक्टर उन्होंने नहीं यूज किया था इंस्टीड ऑफ फैक्टर्स। जब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे तो उन्होंने एलील्स वर्ड यूज किया था। क्लियर है? और ये बोल रहे हैं कि अगर अगर जीन में कोई चेंज है, जीन तो आजकल का टाइम है ना, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि जो एलील के अल्टरनेट फॉर्म है उसको चेंज कर सकता है। मेंडल जीन के बारे में नहीं जानते थे, ये लिखा है मेंडल डिड नॉट नो जीन, ठीक है। एलील्स एंड इवन क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम भी वो नहीं जानते थे उस वक्त, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो था, ये तो अननेसेसरी इसके लिए लिखा गया। जेनेटिक मटेरियल डीएनए वायरसेस में आपका हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस में। और ह्यूमन एपिथेलियल ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, ये बात है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो मेंडल ने जो इनहेरिटेंस वाला लॉ दिया था उसको मेंडलिज्म बोलते हैं, ये मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तीन लॉ हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और दोनों जो क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थे, ये मैंने ऊपर ही बता रखा था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर था, ये भी मैंने बता रखी थी। इतना सब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ना कि जो एक कैरेक्टर होता है, देखो जब मैं कैरेक्टर की बात करूँ ना तो आप लोग समझ लेना कि फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो फिनोटिपिक कैरेक्टर, दिमाग में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टर का मतलब बड़ा और छोटा होना, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। और अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलील्स, ठीक है। फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते थे? एलील। और फैक्टर फैक्टर आज हम क्या बोलते हैं? जीन। मतलब वो जीन नहीं पता था उनको, बट उन्होंने बोला था कुछ ऐसे डिस्क्रीट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एलील बोलेंगे। तो ये बोला ना कि एलील्स ऑकर इन पेयर। एलील्स जो होते हैं, देखो ये एक एलील एक ये एलील, एलील्स एलील्स ऑकर इन पेयर, ठीक है। आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हाइब्रिड, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक एलील, अगर ये दोनों साथ में ना, तो कोई एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर वो हाइब्रिड कंडीशन में है तो, ठीक है। only one allele express itself in hybrid and prevent expression of other allele। मतलब अगर मान लो कि ये कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, ये हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें से एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा।
और दूसरे को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक है, तो सप्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये मतलब एक तरीके से स्ट्रांग है इसके ऊपर। तो इसलिए इस मैकेनिज्म या इस लॉ को हम लोगों ने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, and the other allele which is unable to express in hybrid is termed recessive allele। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर्स। और फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। जैसे कैपिटल टी आप लोग पढ़ते हो ना, टॉल के लिए होता है, स्मॉल टी स्मॉल के लिए होता है। ठीक है, तो अगर ये बोल रहे हैं कि इसमें देखो दोनों तो सेम है ना, तो ये क्या करेगा, ये टॉल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, ड्वार्फ ड्वार्फ बोल सकते हैं। बट अगर ये हाइब्रिड के केस में है, ठीक है, अगर ये हाइब्रिड के केस में है, तो इनमें क्या होगा कि एक जो एलील है, ठीक है, एक एलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वो दूसरे एलील को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक, तो अपने आप को जो एक्सप्रेस करेगा उसको दबा दे रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको डोमिनेंट बोलेंगे। और दूसरे जिसको सप्रेस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक तरीके से रिसेसिव। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको दो चीजें बताता है, एक डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, और दूसरा क्या बताता है, यह रिसेसिव एलील। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डोमिनेंट एलील को जो मेंडल जी थे, उन्होंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जैसे टॉल, टॉल टॉल के लिए जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, उसको कैपिटल टी से करेंगे। और अगर ड्वार्फ है, मतलब टॉल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्या बता रही है, रिसेसिव, ये क्या बता रहा है, डोमिनेंट। तो ये एक प्रकार से वे ऑफ एक्सप्रेशन था। ये क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन को। अब इमेजिन करो कि मैं लिख दूं कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब आपसे हम पूछे कि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है, बट ऑब्वियस ये कैपिटल में तो ये डोमिनेंट होगा, ये स्मॉल में तो क्या होगा, ये रिसेसिव होगा। तो यह एक प्रकार का मेथड है इस चीज का रिप्रेजेंट करने का, कि मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो इसके ये सेम चीज ही बोला गया कि कैपिटल लेटर इज असाइन टू डोमिनेंट एलील और करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर इज असाइन टू रिसेसिव एलील। ठीक है, टी फॉर टॉलनेस एंड डी फॉर ड्वार्फनेस। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं ना कि ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, उसके थ्रू कैसे यह एक्सप्लेन किया गया था। देखो ये जो पेरेंट है, इसका फिनोटाइप है, मतलब होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल का मतलब उसके पास जो दोनों एलील है वो कैपिटल डी के हैं। होमोजाइगस डॉट का मतलब स्मॉल स्मॉल है। और ये क्या होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, प्योर लाइन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन है। तो जब गैमीट फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये मान लो कैपिटल डी ये सेपरेट हुए, और फिर जो F1 जनरेशन होगी वो मान के चलो कि ये आपका हुआ कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये देखेंगे ना, तो इसमें इन्होंने जब देखा, तो ये देखा कि यार F1 जनरेशन में, ठीक है, सभी बड़े हो रहे हैं। अच्छा इसको इस तरीके से समझो कि इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा पौधा लिया, इस तरीके से समझो, और एक छोटा पौधा लिया। तो इनका जब इन्होंने हाइब्रिड कराया, तो F1 जनरेशन में देखा, F1 जनरेशन में देखा कि सभी के सभी लंबे हैं। ठीक है,
तो उन्होंने बोला कि यार ये छोटा वाला जो जीन है ना, वो क्या हुआ कि मिक्स इसमें हो गया होगा। मतलब अभी आप इस तरीके से समझो, क्योंकि सभी लंबे थे, इसमें से कोई भी छोटा नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने सल्फिंग कराया, तो उन्होंने देखा कि इसमें से जो इसमें दो मान के चलो, इसमें क्या हो गया, इसमें से तीन जो थे ना, वो बड़े निकले और एक क्या निकला, छोटा निकला। तब इनके दिमाग में ये आया कि ये जो छोटा वाला है ना, ये हमको लग रहा है कि इस वाले सेक्शन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, छोटा वाला जो जीन है, इस सेक्शन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस, तो हो सकता है बीच की कोई चीज मिले। बट इन्होंने ये बोला कि जो बड़ा वाला जो होने के लिए जो फैक्टर है, वो छोटे वाले को सप्रेस कर दे रहा है। और इसी से उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, या डोमिनेंस का पोस्टुलेट उन्होंने डिराइव किया। ये इसके बेसिस पे नहीं, ये F2 जनरेशन के बेसिस पे डिराइव किए भाई। देखो, पहले में तो सभी बड़े बड़े मिलेंगे, पहले में क्या सब बड़े बड़े मिले। उनको ये लगा ना कि ये जो जीन है, ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ हो जा रहा है उसको। तो देखो, दो कंक्लूजन था, अगर ये आगे वाली जनरेशन तक भी ये बड़ा मतलब छोटा ना दिखे, तो आप मानोगे ना कि स्मॉल जीन जो था वो लॉस्ट हो गया। बट F2 जनरेशन में जब मिल रहा है ना, उनको ये लग गया कि नहीं, ये इसके साथ अगर कहीं पे किसी तरह आ रहा है तो उसको सप्रेस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक रिसेसिव है, दूसरा क्या है, डोमिनेंट है। चीजें क्लियर है। तो ये जो था ना, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं इसको। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी ना कुछ लिमिटेशन थी। अच्छा, एक एनीवे हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बोल रहे हैं, इट एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशंस एक्सप्रेस स्टेट ओनली इन वन पेरेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि F1 में ये बताता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक ही ट्रेट्स क्यों शो करते हैं। ठीक है, जबकि ये बोल रहे हैं कि ऑकरेंस ऑफ थ्री वन रेशन F2 इंडिविजुअल्स, ये बोल रहे हैं कि जबकि वो F2 जनरेशंस में क्या बोलते हैं कि अलग हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे देखो, पहला तो इन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में क्यों सब बड़े ही होते हैं, ये इन्होंने जस्टिफाई किया। दूसरा ये बताया कि 3:1 रेशियो क्यों मिलता है, मतलब F2 में 3:1 क्यों मिलेगा, क्योंकि F1 में वो सप्रेस हो गया था, लेकिन F2 में एक्सप्रेस होना शुरू हो गया, इसलिए फिनोटाइपिक 3:1 रेशियो मिला। और तीसरी जो सबसे खास बात ये थी ना, कि वो पता चली कि ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो F1 जनरेशन में जो चीजें एक्सप्रेस हो रही ना, एक्सप्रेस तो हो रही है, लेकिन वो बहुत सारे इफेक्टिव रिसेसिव एलील को भी वो रखा हुआ है, जो मौका मिलने पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट था। और ओवरऑल हम लोगों ने देखा ना कि ये जो था, एक तरीके से इसके लिए एक्सेप्शंस क्या क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, और को डोमिनेंस भी होता है। ठीक है, को डोमिनेंस का मतलब दोनों एक साथ दिखाते हैं, मतलब दोनों दोनों दिखेंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। और इनकम्प्लीट में दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसमें दोनों दिखते हैं, इसमें मिक्स होके तीसरा कोई दिखाने लगेगा। क्लियर है। तो ये होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने देख लिया डिटेल से। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आता है, या इसको एक बार फिर से आप समझा दीजिए। ठीक है, दूसरे वे में। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरीके से आप समझाएंगे वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस चीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।